बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये है चैप्टर 4 8th क्लास का। तो चैप्टर 4 जो है ये क्या है, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और इनके असरात यानी इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट पे क्या है और इन्वायरमेंट क्या होती है। तो पहले हमें ये देखना है कि पोल्यूटेंट्स और इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। पोल्यूटेंट्स जो हैं अगर हम इन्हें देखें तो पोल्यूटेंट्स हम कह रहे हैं कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस जो एयर में, वाटर में या सॉइल में मिक्स हो रहा है वो कहलाएगा पोल्यूटेंट। बिल्कुल अगर हमने आसान सी डेफिनेशन करनी हो तो हम कह सकते हैं कि हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट और कॉन्टेमिनेट एयर, वाटर और सॉइल। तो हम यहाँ पे 8th क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ एयर की। तो अब ये टॉपिक शुरू है हमारा। तो अगर हम कहें इसको कर लें अगर एयर पोल्यूटेंट, अगर हम इसे कर लें एयर पोल्यूटेंट तो हार्मफुल सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस जो क्या करें, पोल्यूट करें किसको, एयर को, तो वो क्या कहलाएंगे, एयर पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि आप बताएं कि वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होंगे तो फिर दोबारा यही डेफिनेशन, हार्मफुल सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट किसको भला, एरिया क्या लिखेंगे, सॉइल, तो ये कहलाएंगे सॉइल पोल्यूटेंट्स। और अगर मैं कहूँ कि आप बताएं वाटर के पोल्यूटेंट्स की बात करें तो फिर हम क्या कहेंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट, या हम इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्टेमिनेट। वो किसको करें जी, वाटर को करेंगे तो ये कहलाएंगे वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। तो ये बात होगी पोल्यूटेंट्स किसे कहेंगे, वो हमारे पास आगे हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब आगे बात है इन्वायरमेंट क्या है। तो हमारे इर्द गिर्द जितना भी लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर है ये सारे का सारा मिलकर क्या बनाता है, जिसके साथ हमारा इंटरलिंक है, ये बनाएगा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हमारे इर्द गिर्द जितना भी है लिविंग और नॉन लिविंग जो मैटर होगा ये कलेक्टिवली हमारे इर्द गिर्द क्या बनाएगा, ये इन्वायरमेंट बनाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप घर के अंदर तो ये आपके घर की इन्वायरमेंट है, जैसे आप बाहर निकलेंगे तो ये बाहर के इलाके की इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट आपके साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो एक इलाके की बात कर रहे हैं, या हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें या हम सिर्फ दुनिया की बात करें, ग्लोबल विलेज की बात करें, तो हम इसके लिहाज से भी इन्वायरमेंट देखेंगे कि इसके लिहाज से क्या असरात हैं। तो अब इसका जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जहाँ पे जा रहा है उसके इर्द गिर्द जो चीज़ होगी वो इन्वायरमेंट होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास में हूँ तो क्लास में यहाँ पे चेयर्स भी हैं, टेबल भी पड़ा हुआ है, दीवारें हैं, एसी लगा हुआ है, तो ये और ट्यूबलाइट्स हैं, कैमरा है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये नॉन लिविंग है। लेकिन यहाँ पे लिविंग थिंग भी है, मैं लिविंग हूँ और ये जो कैमरे के पीछे भाई साहब हैं ये भी क्या है, लिविंग है। और लिविंग इसके अंदर क्या है जो हमें आँख से नज़र नहीं आ रहे, वो कौन है, माइक्रोब्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस जो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहे। वो वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के हम कहते हैं कि दरमियान में है, बाउंड्री पे हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो लिविंग में आएगा। तो ये तमाम मैटर जो है ना ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये लिविंग मैटर में आएगा। तो जितना लिविंग और नॉन लिविंग मैटर मेरे इर्द गिर्द मौजूद है ये मेरी क्या बना रहा है, इन्वायरमेंट बना रहा है। तो अब हम एक इलाके की तरह देख लेंगे और एक कंट्री की देख लेंगे, फिर एक हम किसकी देख लेंगे, पूरे ग्लोब यानी कि दुनिया की देख लेंगे। अब ये क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट है हमारी ये क्या हो रही है, इन्वायरमेंट कहता है कि ये क्या हो रही है, ये अब नॉट क्लीन, ये अब साफ नहीं रही। इन्वायरमेंट हमारी क्या नहीं रही, अब साफ नहीं रही जैसे पहले थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। तो अब हमारी इन्वायरमेंट क्या होती जा रही है, वो आलूदा होती जा रही है, पोल्यूटेड होती जा रही है। तो क्यों क्लीन नहीं हो रही, या हम कह रहे हैं कि पोल्यूटेड क्यों होती जा रही है, तो उसकी दो वजूहात हैं।
एक हमारे पास है नेचुरल एक्टिविटी, और एक हमारे पास आएगी वो हम कह लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। इसको मैं रेड से लिखूंगा, ये ज़्यादा खतरनाक है। ह्यूमन एक्टिविटी। इन दो की वजह से हमारी इन्वायरमेंट क्या हो रही है, वो क्लीन नहीं रही। अब नेचुरल एक्टिविटी क्या है? नेचुरल एक्टिविटी है जो जिसमें हमारा अख्तियार नहीं है, इंसानों का अख्तियार नहीं है उसके अंदर। जैसे कि डस्ट के तूफ़ान आ जाए, स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, आंधी आ जाए, तो आंधी आने से क्या होगा कि उस इलाके के अंदर गर्द क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, आपकी जो विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी क्या है, पोल्यूशन। दूसरा जो है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक आतिशबाज़ को कहते हैं, इरप्शन फटने को कहते हैं। जब आतिशबाज़ फटेगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, उसके अंदर से मुख्तलिफ किस्म का धुआं निकलेगा, उसके अंदर से सूट किसे कहते हैं, ब्लैक कलर की जो कार्बन होगी ना, जिसको अगर कोई चीज़ जल रही हो उसके ऊपर हाथ रखे तो हमारा हाथ भी ब्लैक हो जाता है। तो ये जो इसे कहेंगे सूट, कार्बन ब्लैक जो बाहर निकलेगी, ठीक है। इसी तरह से और सल्फर डाइऑक्साइड के कंपाउंड निकल सकते हैं। परकुलेट मैटर का क्या होगा, जो कि ऊपर जाके दोबारा वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन ये भी हमारे अख्तियार में नहीं है, तो ये क्या होगी, ये नेचुरल होगी। तीसरी बात जो है वो क्या है, वो है रॉटिंग ऑफ वेजिटेशन। रॉटिंग का मतलब क्या है, रॉटिंग का मतलब है डिकम्पोजिशन। जो बैक्टीरिया करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे। वेजिटेशन का मतलब क्या है कि वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के लीव्स हो सकते हैं, स्टेम हो सकती है, कोई लॉग हो सकती है, या कोई भी हम इसको कलेक्टिवली कह लें ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है ये बैक्टीरिया क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, तो उससे मुख्तलिफ किस्म की गैसेस क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो वो भी क्या करेंगी, पोल्यूट करेंगी। जैसे कि गटर है, तो गटर के अंदर से बू आ रही होती है। वो बू क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो हम कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर है, वो बैक्टीरिया उसको क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ये क्या कर रही है, ये जो इन्वायरमेंट है उसे क्या कर रही हैं, पोल्यूट कर रही है। तो ये तीन सोर्सेज हमारे पास जो है ना, ये किसके हैं, नेचुरल एक्टिविटी के हैं। अब आ जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब जितना भी तकरीबन 80% के करीब जो पोल्यूशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है। और ये कब से हो रही है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आई है, जब हमने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया, फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ये है कोल, कोयला, उसके बाद पेट्रोल और गैस। इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कोल है ये हज़ारों, लाखों, बल्कि करोड़ों साल पहले जो ट्रीज़ थे ये क्या हो गए थे, बरीड हो गए थे अंडर द क्रस्ट, ठीक है। और हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से वो दरख्त, वो ट्रीज़ किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। पेट्रोल और गैस ये क्या है कि ये भी इसी तरह से है। और ये इसमें क्या है कि इसमें जो है ना, प्लांट्स की बजाय इसके अंदर आ जाएंगे जो सी के अंदर प्लांट्स हैं वो, और सी के अंदर जो क्या है ऑर्गेनिज्म है वो। तो जो हमारे यानी कि तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो जो उस वक़्त सी के अंदर क्या थे, प्लांट्स थे या वहाँ पे एनिमल्स थे, वो बरीड हो गए अंडर अर्थ क्रस्ट। बाकी उसी तरह ही होगा जिस तरह किसके साथ हुआ, कोल के साथ। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर, प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से वो जो मैटर था लिविंग, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया पेट्रोल और गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये फॉसिल फ्यूल जो था, ये हमने अब क्या किया, इसको हमने जलाना शुरू किया, किसके अंदर, बर्न करना शुरू किया और इस्तेमाल करना शुरू किया। किस चीज़ के अंदर,
हमारी गाड़ियाँ जो हैं व्हीकल्स हैं, या हम कह लें ऑटोमोबाइल्स कर लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री और पावर थर्मल स्टेशंस। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इनको हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि पाकिस्तान के पावर थर्मल स्टेशन में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जो कोयला जलाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे तो धुआं होगा, वो धुआं बाहर निकलेगा। तो पावर थर्मल स्टेशन में क्या करते हैं कि पहले हम स्टीम बनाते हैं वाटर से। जो वाटर की जो स्टीम होती है वो टरबाइन को क्या करती है, वो रन करती है। तो आप लोगों ने प्रेशर कुकर देखा होगा ना, तो उसके ऊपर से जब वो उतारते हैं वेट, तो कितनी तेज़ी के साथ स्टीम बाहर निकलती है। उसी तरह इसके अंदर होगा पावर थर्मल स्टेशन के अंदर कि यहाँ पे पहले हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। स्टीम के आगे जहाँ नोजल्स होंगी उसके आगे लगा होगा फ़ैन, तो ये उस फ़ैन को क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो जब फ़ैन घूमेगा था जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो बिजली पैदा हो जाएगी। तो लेकिन कोल के जलने से क्या होगा, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, जो कि पोल्यूशन फैलाएंगी। इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री के अंदर हम पेट्रोल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगी, पोल्यूशन पैदा होगी। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से, सलेंसर से कहते हैं, उससे जो गैसेस बाहर निकल रही हैं ये भी क्या पैदा कर रही हैं, ये पोल्यूशन पैदा कर रही हैं। अब क्या है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसको कर रही हैं, पोल्यूट वो कर रही हैं एयर को। तो ये किसका सबब बन रहे हैं, ये एयर पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। अब हमारे पास आ जाएगा कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो एयर पोल्यूटेंट हैं। एयर पोल्यूटेंट्स, तो नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 2 आ जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, और नंबर 3 हमारे पास आ जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन 4 नंबर पे। इसके अलावा अदर मैटर्स में हमारे पास जो आएगा, अदर पोल्यूटेंट्स कर लेते हैं। अदर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास आ जाती है डस्ट, मेटालिक कंपाउंड, जिसमें किसके होंगे, लेड के। अगर कभी पेट्रोल डलवाने जाए ना PSO वालों के पास, तो वहाँ पे पेट्रोल के ऊपर लिखा था अनलेड पेट्रोल। अनलेड का पेट्रोल का मतलब यह है कि उस पेट्रोल में से लेड के कंपाउंड उन्होंने क्या कर दिए हैं, अलहदा कर लिए हैं, क्योंकि ये क्या है, ये कैंसर पैदा करते हैं अगर इनके कंपाउंड जो है वो एग्जॉस्ट सलेंसर से बाहर निकलेंगे। परकुलेट मैटर, सूट यानी कार्बन ब्लैक, तो ये इसके आ जाएंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के एयर पोल्यूटेंट जो है हवा में स्मोक के ज़रिए से क्या होंगे, ये खारिज होंगे। अब आ जाता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये जो है इनके सोर्सेज क्या हैं। तो सोर्सेज यही 2 हैं, एक ह्यूमन एक्टिविटी और एक क्या है, नेचुरल एक्टिविटी। नेचुरल एक्टिविटी में क्या आएगा, डस्ट स्टॉर्म, आंधियाँ, वॉल्केनिक इरप्शन और रॉटिंग ऑफ वेजिटेशन। और ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आएगा कि हम फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्री और पावर थर्मल स्टेशन के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम इसका देखना चाहें सोर्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये होती है इनकम्प्लीट बर्निंग, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ किसकी, फॉसिल फ्यूल की। कि फॉसिल फ्यूल की इनकम्प्लीट बर्निंग होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, अगर कंप्लीट बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो ज़्यादा पॉइजनस नहीं है। तो इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से क्या होगा, फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, और वो किसके अंदर हो सकती है, ऑटोमोबाइल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और पावर थर्मल स्टेशंस के अंदर। दूसरा हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है ना ज़्यादातर ये हमें मिलती है कि अगर हम कोल को बर्न करें किसके अंदर, पावर थर्मल स्टेशन के अंदर। तो अब कोयले के अंदर क्या है, सल्फर मौजूद है। जब वो ऑक्सीजन से मिलेगा, सल्फर ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। तो इस तरह पावर थर्मल स्टेशन के जो प्लांट होगा उसमें से जो स्मोक ऊपर की तरफ जा रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार होगी। दूसरा ये है कि अगर ये गाड़ी के अंदर है, यानी कि पेट्रोल के अंदर सल्फर मौजूद है, तो फिर क्या होगा कि जो आप गाड़ी चला रहे हैं उस गाड़ी के एग्जॉस्ट से भी क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की बाहर निकलेगी। अगर कोई इंडस्ट्री पेट्रोल या गैस इस्तेमाल कर रही है और उसके अंदर सल्फर के कंपाउंड हैं तो वो सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार फ़िज़ा के अंदर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये जो है ना एस्थमेटिक पीपल जो हैं, यानी कि जो दमे के मरीज़ हैं, उनके लिए क्या है, ये नुकसानदेह है। दूसरा हमारे पास आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो है ना, ये कहता है कि यहाँ पे एक लफ्ज़ हम लिखेंगे हाई टेम्परेचर। अब ऑटोमोबाइल के अंदर जहाँ टेम्परेचर हाई है, इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ टेम्परेचर हाई है, पावर थर्मल स्टेशन के अंदर जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एयर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में क्या होगी, मिक्स होकर क्या बना देगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये दोबारा जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और ये क्या बना देगी, ये बना देगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हाई टेम्परेचर अगली क्लास में आपने पढ़ना है, ये 9th के अंदर 10th के अंदर भी है कि नेचुरल सोर्स इसका जो है ना वो है लाइटनिंग। किसका भला, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इसका नेचुरल सोर्स एक लाइटनिंग भी है। लाइटनिंग किसे कहते हैं, लाइटनिंग हम कहते हैं ये जो बिजली चमकती है ना, ये तो जिस जगह पे बिजली चमकेगी, मिसाल के तौर पे बिजली ऐसे करके चमक रही है तो ये ऐसे करके आए, तो जहाँ जहाँ से ये आई है वहाँ वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। और फ़िज़ा के अंदर 78% क्या है, नाइट्रोजन। कितने परसेंट है, 78%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट, 20% ऑलरेडी फ़िज़ा के अंदर मौजूद है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे। रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, जो कौन फराहम करेगा, लाइटनिंग फराहम करेगी। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, और नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, ये बना देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हाई टेम्परेचर चाहे ऑटोमोबाइल के अंदर हो, उसके सिलेंसर के अंदर हो, तो उससे भी क्या होगा, एग्जॉस्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे। इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ इतना टेम्परेचर है कि वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करे, आपस में रिएक्ट करवा दे। अगली क्लासेस में आप एक पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जिसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो हम कहते हैं इनिशिएट होता है, बिगन होता है, रिएक्ट करता है, या जिसके ऊपर कोई हम कहते हैं रिएक्टेंट्स क्या करें, रिएक्ट करें। तो ये इसका क्या है, हाई है। किसका, अगर ये बनाना है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो हाई टेम्परेचर पे जो होगा क्या होगा कि ये बनेंगे हमारे पास पोल्यूटेंट्स कौन कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आ जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरफ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये कूलिंग गैस है। ये किसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, एसी के अंदर, और एरोसोल स्प्रे। एरोसोल स्प्रे क्या होता है, आजकल ये आपने खेली है, ये क्या कहते हैं उसे, सर्फ, क्या नाम है उसका, ये एक गेम है, सर्फ आता है एंड पे। चलें, आपने देखा होगा कि सबवे सर्फर, जो सबवे सर्फर है उसके अंदर हम देखा जब गेम शुरू होती है ना, तो वो ऐसे ऐसे करके ना क्या कर रहा होता है, पेंट कर रहा होता है वो सबवे सर्फर। वो जो उसके पास बैग पड़ा हुआ है, वो सारे के सारे पेंट जो है ना वो एरोसोल स्प्रे हैं। समझ आ रही बात की, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एरोसोल स्प्रे हैं। एरोसोल स्प्रे के अंदर प्रेशर बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल किया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला क्या है, ये है CFCl3। CFCl3, तो इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन, C का मतलब क्या है,
ये कार्बन है, F का मतलब क्या है कि ये क्या है फ्लोरीन, और Cl क्या है क्लोरीन है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ये जो है ये क्या करती है कि ये निकलेगी किसकी वजह से, रेफ्रिजरेटर की गैसेस के लीकेज की वजह से, AC की लीकेज की वजह से गैसेस के, और एरोसोल स्प्रे के अंदर। तो ये जो है गैसेस जो ऊपर जाएंगी तो ओजोन को तो क्या करती हैं, ये तबाह करती हैं, उसको डिप्लीट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं ये भी क्या है, ये एयर पोल्यूटेंट है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, डस्ट। तो आप गाड़ी चला रहे हो तो एकदम डस्ट बाहर ऊपर उठे तो ये भी पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन। मेटालिक कंपाउंड हमारे पास क्या आ जाएगा, लेड के कंपाउंड आ जाएंगे। परकुलेट मैटर जो सूट है, यानी कि ऊपर से जो भी पहले यानी कि धुएं के ज़रिए क्या हो कि ऊपर जाएं प्रेशर के ज़रिए से गैसेस, और उनके अंदर सॉलिड पार्टिकल जो होंगे वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता क्या आए, नीचे आएँ, इसे हम कहते हैं परकुलेट मैटर। तो ये जो था ना आज का लेक्चर था। तो अगर हम देखें कि इनके सोर्सेज क्या हैं ह्यूमन एक्टिविटी के लिहाज से, वो क्या है, फासल फ्यूल। फासल फ्यूल में क्या है, कोल, पेट्रोल गैस, जो किस में चलेगी, ऑटोमोबाइल में, इंडस्ट्री में और पावर थर्मल स्टेशन में। नेचुरल एक्टिविटी हमारे पास जो है ना इसका नेचुरल सोर्स होगा, डस्ट स्टॉर्म, वॉल्केनिक इरप्शन और रॉटिंग ऑफ वेजिटेशन। रॉटिंग का मतलब क्या, डिकम्पोजिशन। तो एयर पोल्यूटेंट हमारी बुक में जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अदर पोल्यूटेंट में डस्ट है, मेटालिक कंपाउंड्स हैं जैसे लेड के हैं, परकुलेट मैटर है और सूट है। इनका जो सोर्सेज हैं, ये इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ किसके, फासिल की वजह से है। ये हम कोल जो है पावर थर्मल स्टेशन के अंदर क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से उसके अंदर सल्फर के कंपाउंड्स होंगे। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर जब ये बर्न होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर से। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके अंदर पाई जाती है, रेफ्रिजरेटर, AC और एरोसोल स्प्रे में आया था, कूलिंग गैस के तौर पर पाई जाती है। तो ये लीकेज की वजह से ऊपर जाएगी, जो कि क्या करेगी, ओजोन डिप्लीट करती है। तो इसलिए हम कहते हैं ये भी क्या है, एक एयर पोल्यूटेंट है। इसके अलावा ये हमारे पास आ गए। तो ये हमारा क्या था, आज का लेक्चर था। तो आपने ये बुक से भी पढ़ना है, ठीक है। और इसके बारे में आपको अगर कोई सवाल करना है तो अपने रेलिवेंट टीचर से क्या करें, इसका सवाल करें या मुझसे पूछ लें। थैंक्स।